तुम्हें अच्छे से पता था ना कि वो मुझे छोड़ के जाने वाली है। घर चलो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। मेरे सवाल का जवाब दो। वो फ्लावर क्रू आई थी। महाराज ने तुम्हें अपने साथ रखने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया है। तुम्हारे कारण कई लोगों के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। कन्याओं को कोई प्रतीक्षा करवाता है। उसे ये बात कभी समझ नहीं आई तो क्या करोगी? मेपा जी, अगर हमारे नए सदस्य यहां नहीं होगी तो मेपा जी दुखी हो जाएंगे। इसलिए अपने प्रेमी को भी साथ ले जाओ। वो रोते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। आप अब भी नहीं समझे। मेरी अनुपस्थिति में वो एकदम भावुक हो जाते हैं। वो तुम्हें रोक रहा था, फिर भी तुम रुकी नहीं। मेपा जी, आपकी दृष्टि में भी क्या मैं मूर्ख कन्या हूं? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। मैं जीवन भर दूसरों के उपकार पर जीती आई हूं। केवल भैया के कारण मैं जीवित रही। सू के रूप में मुझे एक परिवार मिला और तुम्हारे मेपा के कारण सच्चे मनुष्य रूप में जीना आया। जिसका जीवन इतना संघर्षपूर्ण रहा हो वो किसी पर बोझ बनकर नहीं रह किंतु सकता। माँ मेपा ऐसा नहीं सोचता। किंतु फिर भी अंत में मैं एक बोझ ही बन जाती। जानते हो, बोझ का भी अपना एक गर्व होता है। तो क्या आप कृपया ये बात गुप्त रखेंगे कि मैं आज रात यहाँ पर आई थी? बड़े उन्नी, अरे तुम तो पूरे भीग गए। क्या हुआ तुम्हें? अरे सुनो तो उन्नी। मुझे तुम्हें कुछ बताना था। जाओ, जाकर उस गुलाम को ढूंढकर महल में ले आओ। उसके बाद सबसे कहना फ्लावर क्रू ने जो किया प्रधानमंत्री के कहने पर किया। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। हमने तो वही किया जो हमें महाराज ने करने के लिए कहा था। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहोगे तो महाराज की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचेगी। प्रधानमंत्री ने अपने बेटे को जो आदेश दिया है उसने हर आज्ञा का पालन किया है। अब तो तुम समझ गए ना चिलनोम? रोक लो, कृपया मुझे ऐसा करने से रोक लो। बड़े उन्नी, मेपा जी, आप सबका बहुत धन्यवाद। आपके कारण मेरा जीवन बदल गया। जो व्यक्ति जीवन भर ठोकरे खाता आया हो वो किसी पर बोझ कैसे बनेगा?
धूप में वर्षा देख रही हो? ऐसा लग रहा है कि वर्षा के बादल कुछ देर के लिए तुम्हारे विवाह में अतिथि बनकर पधारे थे। अब इनसे क्या डरना? आज भी वर्षा हो रही है जब मैं जा रही हूँ। जल्द ही ये बादल हट जाएंगे। तुमने सुना? महाराज ने स्वयं अपने हाथों से चुने हुए बहुमूल्य उपहार युनसियों के घर भेजे हैं। वाह, लगता है महारानी का पद किसी और को मिलेगा। हाँ, देखो ना, भले ही कोई कितने ऊंचे खानदान से क्यों ना हो, महाराज के मन में कोई और ही बसा है। हाँ, अब हमारा क्या होगा? अकेली को संभल कर ताने मार रहे हो? आपका धन्यवाद। हमारे संस्कार हैं कि एक रानी को हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। किंतु लज्जास्पद है कि महाराज की व्यक्तिगत भावनाओं के कारण तुम्हें हार माननी पड़ी। देखो, महारानी जी कितने विलंब से आई हैं। अच्छा ही है ना। कितनी चालाक बन रही है। मैं तुम्हारी रानी बनने के लिए कुलीन स्त्री नहीं बनी। अब ये विवाह नहीं होगा। महाराज, आज से कार्य की सुनवाई आरंभ करें। अभी नहीं। महाराज, पहले ही बहुत विलंब हो मैंने चुका कहा है। ना अभी नहीं। महाराज, युनसु देवी जी, युनसु देवी वो महल में प्रवेश कर चुकी है महाराज। चलो। जैसा आपने कहा था, मैंने ज्योतिष किम को पकड़ लिया है। तो उसके स्थान पर कौन आएगा? जब राजमाता जी महारानी चुनाव में आएंगी, मैं कहूंगा ज्योतिष को धन देकर खरीदा गया था। बहुत अच्छे। अब देखते हैं क्या करेगा वो उप प्रधान। मेबा जी, आपके लिए एक संदेश आया है। अच्छा, ठीक है। अब कुछ दिनों के लिए कोई संदेश मत लेना, क्योंकि बहुत शीघ्र संस्था के द्वार बंद करने पड़ेंगे। क्या हमें द्वार बंद करने होंगे? पर्दों को ऊपर उठाइए। तो आज हमारी इन सम्मानित कन्याओं के लिए हमने कमल के फूल की चाय बनवाई है। कृपया आनंद लीजिए। जी, अवश्य राजमाता जी।
इस प्याली को अपने दाएं हाथ से उठा और बाएं हाथ से नीचे से ऐसे पकड़ो। अब देखो मेरी चाय पीने की कला। गेडोंग, ये तो मदिरा है। हिचकी को कैसे रोकूं? कैसी बनी है? हमने अत्यंत दुर्लभ फूलों से बनवाई है। जी, इसकी सुगंध भिन्न है और स्वाद लाजवाब है। ओह देवी माँ, चाय के विषय में अत्यंत पारखी नजर है तुम्हारी। यूं देवी, क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है आपका? जी नहीं, आपका धन्यवाद, मैं एकदम ठीक हूं। जी नहीं, धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। विश्वास नहीं होता कि उसने ज्योतिषी को खरीद लिया। आपके आदेश अनुसार मैंने ज्योतिषी किम को ढूंढकर पकड़ लिया है। ओ प्रधान जी, राज्यसभा आरंभ होकर इतना समय हो गया है, अब और कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे आप? कृपया कुछ और समय के लिए रुक जाइए, विलंब होने का कोई कारण जरूर होगा। अब और प्रतीक्षा करना सही नहीं होगा महाराज, इसलिए अगर आवश्यकता पड़े तो आपका ये सेवक अपने किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को यहाँ उपस्थित करता है। रुक जाइए, प्रधानमंत्री को उन पर विश्वास है तो फिर हमें भी रखना होगा। आपकी कृपा अनंत है महाराज, किंतु उन्हें मेरे सामने लाइए। ज्योतिषी कांग ने यह स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री जी ने उसे रिश्वत दी है, इसीलिए उन पर शीघ्र ही कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते। यून सुही गेडोंग है, उन्हें इस रहस्य के बारे में पता है। अगर हमने कुछ किया तो गेडोंग की जान को खतरा हो जाएगा। तो फिर अब कैसे? उन्हें सभा में बुलाइए। आप ऐसा नहीं कर सकते महाराज, हम उस ज्योतिषी से कहकर नई कुंडली बना क्या इस सकते। महल में कोई ऐसा है जिसे प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री ने रिश्वत ना दी हो? किंतु फिर महाराज, क्या वो आएगा? मेपा मां हूं, महाराज के समक्ष उपस्थित है। कहिए देवी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो दिन रात जिसे ढूंढते हुए बेजार हो रही थी, तुम्हारा वो भाई मिल गया? अगर तुम्हें यही सब कहना है तो मैं आज्ञा चाहती हूँ। अगर तुम्हारा भाई मिल गया तो तुम भाग क्यों नहीं गई? यहाँ क्या करने आई हो? क्या तुम सच में महारानी बनने का सपना देख रही हो? देवी, तुम कभी भी हंसती क्यों नहीं?
फ्लावर क्रू में जो भी लोग विवाह कार्य हेतु आते हैं वो हमेशा चेहरे पर हंसी लेकर निकलते हैं, क्योंकि उन्हें अपना जीवन साथी मिल जाता है। वो लोग प्रसन्न होते हैं। क्या तुम यहाँ अपने जीवन साथी को पाने नहीं आई हो? किंतु न जाने क्यों मुझे तो तुम युद्ध में भेजे हुए सेनापति की तरह दिखती हो। जो व्यक्ति बाजार का काम करके जैसे तैसे अपना पेट पालता आया हो, वो भला किसी राजघराने के विवाह के विषय में क्या जाने। विवाह किसी से चुराकर करने का कार्य नहीं है। ये वो बंधन है जो हम मन से स्वीकारते हैं। तुम्हारे पास देने के लिए हृदय ही नहीं, तभी तो कभी मुस्कुराती नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। इससे ऐसा क्या पता है? तुम यहाँ क्यों? प्रधानमंत्री जी, आपने जिस विश्वास पात्र व्यक्ति का जिक्र किया वो और कोई नहीं बल्कि आपके सुपुत्र थे ना? जी महाराज, मेरे पिताजी ने व्यक्त किया कि इस कार्य से देश का भाग्य निर्धारित होगा और इसलिए मुझे इसमें सहायता करनी चाहिए। महाराज, ये संभव नहीं है। ये हैंग गैंग की गलियों में विवाद जोड़ने वाला, तुच्छ कार्य करने वाला एक साधारण मेपा है। आप इस पर फिर से विचार करें महाराज। कृपया पुनः विचार कीजिए महाराज। आज उप प्रधान जी की बात उचित है। हालांकि ये मेरा बेटा है, किंतु इसमें कई कमियां भी है महाराज। किन कमियों की बात कर रहे हैं? लगता है आपने इनके बारे में कुछ सुना नहीं है। ये जिस भी जोड़े का विवाह करवाते हैं उसका विवाह कभी नहीं टूटता। इनकी संस्था फ्लावर क्रू सर्वोत्तम है। प्रधानमंत्री, मुझे ज्ञात नहीं था कि देश के सबसे बड़े विवाह के लिए आप इतना कुछ करेंगे। मेपा, उन तीनों कन्याओं की कुंडलियों और भाग्य का निरीक्षण कीजिए। इस राज्य का भाग्य अब आपके हाथों में है मेपा। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें बुलाने वाली थी। जून ही उनके लिए विशेष दवाइयाँ बनवाई हैं। जाओ राजवैद्य जी से दवाइयाँ ले लो। देखो बहुत मुश्किल से वो दवाइयाँ बनवाई हैं मैंने, जल्दी से ले आओ उन्हें। राजमाता जी, आपके भाई को। जून ही उनको क्या हुआ? वो यहाँ से जा रहे थे, डाकुओं ने आक्रमण कर दिया और वो क्या वो मारा गया? राजमाता, जूनियन, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और जो कोई भी हमारे मार्ग में आने का दुस्साहस करेगा, मैं कुछ भी करके उसे अपने मार्ग से हटा दूंगा। अर्थात उसे डाकुओं ने नहीं मारा? तो कहो, क्या पता चला? देवी माँ और देवी कांग की कुंडलियों के विषय में पहले ज्योतिषी ने जो भविष्यवाणी की थी, मैं उस भविष्यवाणी से पूरी तरह सहमत हूँ महाराज।
तो इसका अर्थ यह हुआ कि देवी कांग के भाग्य में ही राज्य की महारानी बनना लिखा है। जी, आपने सही कहा। किंतु देवी कांग की महत्वाकांक्षा केवल इस राज्य की रानी बनना ही नहीं है। सूर्य की रक्षा करने के बजाय उनके भाग्य में स्वयं सूर्य बनना लिखा है, इसलिए वो राजमहल के योग्य नहीं। माँ में पा, तो फिर देवी यूनसू का भाग्य क्या कहता है? ये सच है कि उसका भाग्य किसी मृत व्यक्ति के भाग्य से मिलता है? जी, देवी यून का भाग्य किसी मृत व्यक्ति के भाग्य से संबंधित है। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? क्या ये सच है? मुझे तो नहीं लगता। अब क्या करेंगे महाराज? यकीन नहीं होता। किंतु कुंडली और भाग्य रेखा एक बात पर सहमत नहीं है, इसलिए मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा। कृपया मुझे आज्ञा प्रदान करें। मेरी आज्ञा है, श्री मेपा माहू देवी युनसु को मेरे बागान में उपस्थित किया जाए। इस चुनाव का दूसरा पड़ाव अब समाप्त हो गया है, अतः अब आगे तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों का चुनाव किया जाएगा। इसलिए आप सभी कन्याएं अपने अपने घर जा सकती हैं। योन देवी जी, आपको महाराज के दरबार में बुलाया गया है। केवल मैं? जी देवी जी। अब इन्हें देखो, यहाँ हर कोई युन देवी जी को रानी समझने लगा है। मैं चाहता हूं कि केवल तुम ही जीतो। यून देवी। जी, ये मुझे क्यों दे रही हो? आपकी होठों की लाली चली गई है। आप महाराज से मिलने जा रही हैं, तो सुंदर दिखनी चाहिए ना। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सिर्फ तुम ही जीतो। आपका धन्यवाद। क्या आप पर्दा उठा सकती हैं? कृपया इस पर्दे को बीच से हटाया जाए।
माँ मेपा, आप उन्हें ऐसे घूर क्यों रहे हैं? अगर मैं आपको नहीं जानता तो समझता आप अपनी प्रेमिका को देख रहे हैं। इनका भाग्य क्या कहता है? किसी मृत व्यक्ति जैसा भाग्य है इनका। किसी मृत व्यक्ति के भाग्य जैसा? ये क्या कह रहे हैं आप? जीवन और मृत्यु दो दैवी घटनाएं हैं, किंतु अगर हृदय में तीव्र लालसा हो तो जीवन में चमत्कार भी हो सकते हैं। इनके पिताजी ने अपनी बेटी को आकस्मिक मृत्यु से बचाने के लिए अपने जीवन के बलिदान की प्रार्थना की थी। इनके पिताजी को धन्यवाद जो ये इस सौभाग्य से बच गई और स्वर्ग के देवताओं की कृपा से इन्हें जीवन दान मिला, ये जन्मी अनामिका बनकर। किंतु एक सौभाग्यशाली नाम के साथ इन्होंने पुनर्जन्म लिया है। इनके वैवाहिक संबंध कैसे होंगे? महाराज और देवी उनके स्वभाव बिल्कुल एक जैसे हैं और इनकी रुचियां भी मेल खाती हैं, और इन दोनों का विवाह राज परिवार के लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। किंतु ये देवी केवल महाराज के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए सौभाग्यशाली साबित होंगी। आपने अपने भूतकाल में जो कष्ट और दुर्भाग्य सहे वो इसी दिन के लिए सहे, इसलिए आप चिंता ना करें, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आपके सभी दुर्भाग्य किसी और के हैं। अब से आपके भाग्य में और कोई दुख नहीं होगा। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। अब मेरे हाथ का भाग्य तुम्हारे हाथ में आ गया है। मालिक, सुनिए मालिक। देवी जी ने निकलने से पहले आपके लिए ये भोजन बनाया है। क्यों लाए हो ये यहां? लेकर जाओ। सुनिए, बुरा न लगे तो ये भोजन मैं कर लूं? तुम जाओ। मेरे साथ आओ। बड़े शीघ्र चला गया। एक बार मुड़कर तो देख सकता था। मुझे तुम्हारा चेहरा देखना था। देवीउन, हाँ, महाराज ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। क्या सोचकर तुम उस कन्या को महाराज के सामने लेके आए? कहीं तुमने उस मूर्ख को इस महल की रानी बनाने की योजना तो नहीं बना ली? अगर वो रानी बनना चाहती है तो मैं उसे अवश्य बनाऊंगा। वो प्रधान को उसकी असली पहचान के बारे में कैसे पता चला?
पता है यहाँ कितना बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा? उन्हें पहले से ही ज्ञात है। कब तक तुम इस तरह व्यवहार करते रहोगे? और आप अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक जाएंगे? अगर तुम हमेशा इसी तरह व्यवहार करते रहोगे तो जैसा कि तुमने कहा था, तो आज से तुम मेरे लिए मर चुके हो, तुम्हारे भाई की तरह। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। सू, तुम पर ये राजा की पोशाक बहुत अच्छी लगती है। जो सोन में तुम जैसा सुंदर राजा और कोई नहीं। मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें आज तक मैंने धोखे में रखा, तुम्हारे जीवन में इतने कष्ट भर दिए, लेकिन तुमसे कभी क्षमा नहीं मांग पाया। इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूं, क्योंकि तुमने मुझे पाने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाया है। तो क्या अब हम एक परिवार हैं? हाँ, हम एक परिवार हैं। आज के दिन तुम और मैं लोहार और 5 मोरों वाली लड़की बन जाएं। अगली बार जब मिलेंगे तो हमें राजा और यून सु यौन बनकर मिलना होगा। क्या तुम उस माहू के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हो? मैं माँ मेपा जी के साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि मैं उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहती हूँ। महाराज! अनर्थ हो गया महाराज। मुझे दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पैर दर्द हो रहा है। अब सच सच बताना, गेडोंग तुम्हारी क्या लगती है? और तड़पाओ इस मूर्ख को। मेरे पैर। इसमें सहन शक्ति नहीं है, ये बेहोश हो गया। पानी डालो। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे कारण कई लोगों के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। मैंने पूछा ये सब क्या हो रहा है? मैं तो केवल पूछताछ कर रहा था महाराज। पूछताछ के लिए किसी को पीड़ा देना अपराध है, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं ना। किंतु महाराज, इसका अपराध ही इतना बड़ा है कि मुझे इससे इस तरह से पेश आना पड़ा। इसने ऐसा क्या पाप किया है कि इतनी निर्दयता दिखाई आपने? इसने मनुष्य जाति की नैतिकता के विरुद्ध पाप किया है। मनुष्य जाति के विरुद्ध? जी। ये पहले मेरे घर पर एक गुलाम की भांति रह रहा था, पर अब ये कहता है कि ये यून सियोन का छोटा भाई है। अगर इसकी बात सच है तो इसके 2 अर्थ निकल सकते हैं। पहला ये कि ये आदमी गुलाम नहीं है, और दूसरा ये देवी कुलीन स्त्री होने का ढोंग कर रही है। अपनी जबान पर लगाम लगाइए, वो मेरी होने वाली पत्नी है। इसीलिए मैं समझता हूं हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। हो सकता है ये महाराज के विरुद्ध कोई चाल रच रहे हो। मंत्री जी, क्या आपको सच में इसमें कोई चाल लगती है? मैंने स्वयं इसके मुंह से ये सुना है महाराज कि देवी युनसु इस पागल गुलाम की बिछड़ी हुई बहन है। मैंने भी यही सुना है।
ये वही व्यक्ति है जो आती जाती हर एक कन्या को गेड़ाओं कहकर बुलाता है। जब मैं मंत्री कांग जी के घर गया था तब मैंने स्वयं ये सब देखा था। ये बात आपसे किसने कह दी? ये तो बस एक सबूत है। ले आओ उसे। इसी ने हमें सच बताया है। अब सबको विस्तार में बताओ। जी, ये कन्या युनसु देवी नहीं है। इस गुलाम की बहन गेदोंग है। किंतु ये बात तुम्हें कैसे पता चली? हमसे कहा गया था कि इस बाजार में मछली बेचने वाली लड़की को एक ऊंचे घर की कुलीन स्त्री बना दिया जाए। युंगसु, अब ये बताओ, ये कार्य तुम्हें किसने दिया था? जी वो युंगसु, पकड़ो उसे, पकड़ो। देखो कहाँ गया, ढूंढो, पकड़ो, बाहर चलो, चलो, वो देखो, पकड़ो उसे, आ जाओ जल्दी, पकड़ो उसे, जाओ, उस तरफ, जाओ, आपके जाने ना पाए, पकड़ो, जाओ, चलो, जाओ, वो भाग रहा है, उसके पीछे जाओ, ढूंढ निकालो उसे। कहाँ है वो? कहाँ गया? ढूंढ निकालो, ढूंढो उसे, ढूंढो उसे। कहाँ गए? कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? यहाँ नहीं है। ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगा। यहाँ पर भी नहीं है। ढूंढते रहो। उस तरफ देखो। चलो, जल्दी चलो। पकड़ो उसे। हाँ, चलिए उस तरफ। आ जाइए। चलो अंदर, आराम से। अरे आप क्या कर रहे हैं? ये मसाले अच्छे से जांच करो। ये वाला देखो। अरे चलो अंदर जाओ जल्दी। जाने दो। चलो चलो आगे बढ़ो जल्दी से। चोरी करनी ही थी तो सुनार की दुकान में चले जाते। मेपा जी, अंदर कोई गड़बड़ हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, तुम जो वस्तुएं लाए हो बस उनका आनंद ले रहा हूं। एक एक वस्तु को परख कर देखूंगा। तुम भोजन करके आ जाना वापस। जी मालिक, आप आराम से देख लीजिए। देने के लिए भोजन तो नहीं है, किंतु ये पोटली दे सकता हूं। सुनो बच्चे, तुम्हारे हाथ में चाकू नहीं
बल्कि ये शोभा देता है। उपहार समझो। ये सच है, मैं गोयंगसू हूं, जीनोम नहीं। मुझे वो दोबारा नहीं बनना। मैंने पूछा ये कार्य तुम्हें किसने दिया था? तुम सबके सामने जाकर कहोगे कि तुमने ये माहुन के कहने पर किया था। गेडोंग के कहने पर। ये सब हमने इसके कहने पर किया था। ये हमारे पास आई थी और कहा कि मुझे कुलीन स्त्री बनना है। हम सबको इस दुष्ट लड़की ने धोखा दिया। चिल्लोम, तेरा इतना साहस! सच बताओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या ये कन्या तुम्हारी बहन गेडोंग है? मेरे भैया, भैया! गेडोंग। आज के बाद तुम गेडोंग का नाम भी मत लेना। अगर नाम लोगे तो मारे जाओगे, याद रखना। मुझे नहीं पता। गेडोंग मर चुकी है। हरामजादे! गेडोंग आपके सामने है। मैं हूं गेडोंग। हाँ, मैं महाराज की रानी बनना चाहती थी, इसलिए मैंने सबसे झूठ बोला और इस चुनाव में हिस्सा लिया। जैसा कि गो मेपा ने अभी कहा, फ्लावर क्रू को मैंने ही धोखा दिया था। कृपया करके सब बंद कीजिए। आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं। माँ में पा, इस काम में आप भी इनका साथ दे रहे हैं। जी हाँ, मैं भी इसमें सम्मिलित हूँ। मैं माँ मेपा के कहने पर यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा है कि इस बार आप उन पर एक उपकार कर दीजिए। मैं करूंगा, किंतु उपकार समझ कर नहीं। आपको मेरी बेटी झूठी क्यों लग रही है? क्या आप मुझे भी एक अपराधी सिद्ध करना चाहते हैं? अब आप आकर हमसे फिर झूठ कह रहे हैं। ये आपकी बेटी नहीं है। इसने अभी सबके सामने स्वीकार किया है। अगर आप ऐसे ही झूठ बोलते रहेंगे तो आपके पापों का घड़ा भरता जाएगा। मैं हूं। झूठ मैं नहीं, आप बोल रहे हैं। एक पिता के नाते मैं कहता हूं कि ये मेरी बेटी है।
अब बताइए, पिता के दिए प्रमाण को कोई झुठला सकता है? बचपन से इसका स्वास्थ्य कमजोर था, इसीलिए मैंने उसे नाजों से पाला है। मैंने इसकी परवरिश की है। ये मेरी बेटी है। उप प्रधानमंत्री, खबरदार, अपनी सीमा में रहो। महाराज, मेरी बेटी के कारण जिसने इतना दुख उठाया उसे मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूं। क्या मुझे आज्ञा मिलेगी महाराज? अवश्य ले जाइए। आपकी कृपा अनंत है महाराज। महाराज, ये सब झूठ है। मेहून हम सब के साथ विश्वासघात कर रहा है। आपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। अपने स्वार्थ के लिए बेगुनाह लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। लोगों को सताना राज्य के सम्राट के विरुद्ध एक जघन्य अपराध है। महाराज! किंतु उस राज्य के प्रति आपके कर्तव्य और सेवा को देखते हुए आपको कोई दंड नहीं दे रहा हूं। चले जाइए। गेडांग, गेडांग, सबकी उपस्थिति में यह अनुचित है। गेडांग, गेडांग, अपनी आंखें खोलो। कब तक ऐसे ही रहोगे तुम? जाओ और जाके किसी वैद्य को बुलाओ। हाँ, हाँ, गेडांग, गेडांग, अपनी आंखें खोलो। गेडांग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा गेडांग। ये किसी जहरीले फूल का विष है। इनका भाग अच्छा था जो विष कम थी, वरना इनकी जान नहीं बचती। मैंने औषधि दे दी है, ये शीघ्र ही ठीक हो जाएंगी। ये विष किसने दिया होगा? माँ देवी जी ने। अगर ऐसा है तो हमें एक कोई आवश्यकता नहीं है। मुझसे पहले तो महाराज ने पता कर ही लिया होगा। किंतु जानता हूं वो अकेले ये कार्य नहीं कर सकती। ये उन देवी जी ईश्वर की कृपा से अब ठीक हैं। ईश्वर का बहुत आभार।
आप मिलने जाना चाहते हैं? ये देखो, मैं हूं किमसू और ये है मेरी पत्नी। तुम अपना ये भार मेरे कंधे पर रख दो, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। मुझे विश्वास था कि मेरा अपना कोई तो है जिससे मेरी चिंता होगी। लगता है अब ये कर्तव्य किसी और का है। दरवाजा खोलो। आपने मेरी भतीजी को महारानी के चुनाव से बेदखल क्यों किया? आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं। क्या एक छोटी कन्या की बचकानी हरकत नहीं? कृपया आप अपनी दया का। और आपने जो मेरे भाई की हत्या की थी वो कैसी हरकत थी प्रधानमंत्री? महाराज, मुझ पर ऐसा भयंकर आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? आप पहले ये बताइए, इस राज्य के भले के नाम पर कितने निर्दोष लोगों के प्राण ले चुके हैं आप? महाराज! मुंह बंद! ऊंची आवाज में बात की तो भरे चौराहे पर सर कलम करवा दूंगा। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है राज्य की भलाई, ना कि अपने फायदे के लिए निर्दोषों की जान लेना। महाराज मुझे समझने में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। सेनापति जी। जी महाराज। शाही अन्वेषण विभाग को तुरंत सूचित कीजिए। कहिए कि मेरा आदेश है, न सिर्फ मेरे भाई की बल्कि जितनी भी हत्याएं इस राज्य में हुई हैं, मुझे सबकी जांच करवानी है। और शुरुआत प्रधानमंत्री से की जाए। अगर आपका यही रवैया रहा तो बहुत तकलीफ होगी। दुख तो मुझे इस बात का है कि तुझ जैसे सांप को इस राज्य ने पाला। 혼자 견뎌왔던 시간들, 그 아픔들을 감싸 안아줄게 with you. किसने कहा कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर जा सकती हो? 가만히 바라볼 때 feel you. 널 따라 웃곤 해. Always be with you. ये सब मैंने आयोजित नहीं किया था, तुमने किया था छिपकली। तुम अपना दिया हुआ वचन वापस नहीं ले सकती हो। पता चला कि यून देवी जी को किसी ने विष देने का प्रयास किया है और मां परिवार की वो कन्या इसी कारण से बंदी बना ली गई है। ठीक है, तुम जाओ, मुझे एकांत चाहिए। ठीक है। मैंने कहा ना मुझे एकांत चाहिए।
तुम पुस्तक पढ़ने आए हो यहाँ? अब तो तुम्हें खुशी होगी, है ना? किस विषय में बात कर रहे हो मैं समझी नहीं। माँ देवी ने जो भी किया मेरा उससे कोई संबंध नहीं। देखो, अपनी सीमाएं पार करके जहां तुम पहुंचना चाहती हो, क्या सच में तुम्हें उसे पाने की इतनी लालसा है? हाँ, उसकी बात कर रहे हो ना? अब मेरा मार्ग बिल्कुल साफ है। अच्छा होता अगर वो मर जाती। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें चोट न लगे इसलिए मैंने तुम्हें जूते दिए थे, इसलिए नहीं कि उस कठिन मार्ग में तुम किसी को जानबूझकर धकेल दो। अब तो तुम जीत ही जाओगी और तुम्हें रानी का पद भी मिल जाएगा, क्योंकि अब उसका कोई दावेदार नहीं बचा। तुम्हें लगता है मैं अपने बलबूते पर नहीं जीत सकती? भैया, भैया, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई एकदम सुरक्षित और ठीक है, और महारानी का चुनाव भी रद्द हो चुका है, और साथ ही फ्लावर क्रू भी अब सुरक्षित है। तुम यही सब जानना चाहती थी ना? क्या अब तुम्हें ठीक लग रहा है? अब तुम दिल से भी ठीक लग रही हो और दिमाग से भी। तुम्हारा बुखार भी कम हो गया है। लगता है सब कुछ पहले जैसा हो गया है। अब मैं कभी भी स्वयं को तुमसे दूर नहीं रखूंगा। ये सुगंध बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है तुम्हारी। ये सुगंध मुझसे नहीं आ रही है। ये देखो, इसमें से सुगंध आ रही है। नहीं, वो सुगंध तुमसे ही आ रही है। सुगंध अच्छी आने का मतलब है तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। अरे हाँ अवश्य, वो इसलिए क्योंकि मेपा जी पर मुझे सबसे अधिक विश्वास जो है। तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे मत मुस्कुराओ गेदों की भांति। मुझे क्षमा करना।
तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? युवराज यूनहू जिंग वो वापस लौट चुके हैं। क्या कहा? महाराज को सफलता और गद्दार को हार ही मिलती है। अर्थात अगर तुम सफल हुए तो राजा बनोगे और हार गए तो गद्दार। प्रधानमंत्री जी, इसे राजद्रोह कहते हैं। अगर हार गए तो वाकई कहेंगे, किंतु मैं कभी हारने के लिए युद्ध नहीं करता हूं। आप मुझे हाथ जोड़ने के लिए कह रहे हैं? मैं तुमसे इस मित्र का हाथ थामने के लिए कह रहा हूं। अपना राज कर्तव्य भूल चुके इस आज के राजा को हम राजगद्दी से हटा देंगे और अन्यायपूर्वक दूर कर दिए गए युवराज यूनहू को उसकी सत्ता वापस दिलाएंगे। इस तरह हम इस राज्य को और राज परिवार को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाएंगे।